आज के स्नेह भारती हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अनुराधा सिंह जी। ये एक हिंदी की लेखिका हैं, कवित्री हैं, संपादक हैं और अनुवादक भी हैं। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार और बहुत धन्यवाद ज्योति जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अनुराधा जी मॉडर्न हिंदी साहित्य की दुनिया में एक जाना माना नाम है। इनकी 4 मुख्य किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 2 कविता संग्रह हैं और एक संग्रह को केदार स्मृति सम्मान भी मिल चुका है। अनुराधा जी, आप बताइए कि आपका जो साहित्यिक जीवन है ये कैसे शुरू हुआ? आपने कब लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया? अधिकांश लेखकों की तरह बचपन से ही हम अलग होते हैं, लेखक ये अलग प्रजाति के लोग हैं हम। तो बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ था, लेकिन जिसे आप कहते हैं कि एक प्रोफेशनल तरह से लेखक होना, यह मुख्यतः मेरा आरंभ हुआ मुंबई में। मैं 2014 में बेंगलोर से मुंबई गई और उसके बाद वो माहौल मिलता चला गया कि उसके पहले का जो अनौपचारिक रूप से लिखा हुआ था मेरा, उसको एक शेप मिल गई और मैं लेखक हो गई। तो आपकी जैसे 2 कविताओं का संग्रह मार्केट में है, इसमें से आपका खुद का पसंदीदा कौन-सा है ज़्यादा? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस विषय में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लेखक से कहा कि सब कह रहे हैं कि उत्सव का पुष्प नहीं हूँ, जो दूसरा संग्रह है वह पहले वाले संग्रह ईश्वर नहीं नींद चाहिए से बेहतर है, कुछ लोग कह रहे हैं या मुझे ऐसा लगता है। तो बोले कि नहीं, पहला संग्रह हटा दें तो फिर आप कुछ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि तुलना नहीं की जा सकती है। पहले संग्रह के समय में मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा बड़ा नाम हो जाएगा एक संग्रह से। तो मैं एक, कहते हैं ना, रॉ टैलेंट, एक कच्ची इंसान थी और मैंने बहुत ईमानदारी से वो कविताएं लिखी। दूसरे संग्रह में मैं बहुत सध गई थी। तो ये कच्चा होना और सधने का अलग अलग आकर्षण है, जो दोनों संग्रहों की अपनी विशेषताएं हैं। आपके पहले संग्रह का नाम है ईश्वर नहीं नींद चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिल करता है कि जाने ये कहाँ से आया? इस तरह का टाइटल आपने कैसे चुना? क्या मतलब है इसका? बहुत बचपन से मुझे जो लड़कियों और स्त्रियों के प्रति जो एक बारीक राजनीति होती है, खासतौर पे उस माहौल में जहाँ पे राजनीति नहीं दिखाई पड़ती है, जहाँ बहुत समानता दिखाई पड़ती है, वहाँ भी जो बहुत सारा पक्षपात होता है, उसके प्रति मेरे मन में बहुत विद्रोह और रोष था। देखिए, यहाँ पे 2 मेटाफर्स हैं। नींद जो है ना, वो केवल नींद नहीं है। नींद हर तरह की सुविधा, क्योंकि नींद एक स्त्री को जो सबसे कम मिलती है वो नींद मिलती है, आराम मिलता है। स्त्री पुरुष दोनों काम करेंगे, फिर भी ऑफिस से घर जाने के बाद पुरुष फ़ोन लेकर सोफा पे लेट सकता है, स्त्री नहीं। नींद एक बहुत बड़ी राजनीति का मेटाफर है जो स्त्री के खिलाफ होती आई है। और ईश्वर यहाँ पर दरअसल ईश्वर नहीं की बात नहीं, सत्ता या कोई भी, स्त्री को कोई भी विलासिता नहीं चाहिए, कोई भी ताकत नहीं चाहिए, पहले उसको अपना समय चाहिए। तो नींद यहाँ उसके अपने निजी समय और स्पेस का मेटाफर है, अपनी स्वतंत्रता का मेटाफर है। ईश्वर नहीं नींद चाहिए, स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, उसको उसकी अपनी गरिमा और अपनी स्वतंत्रता दे दीजिए। अनुराधा जी, आप खुद को एक फेमिनिस्ट पोएट मानती हैं? नहीं, मुझे लोग भी नहीं मानते। मैं मनुष्यतावादी हूँ और स्त्री को मनुष्य कहे जाने की लड़ाई मेरी बहुत पुरानी और हमेशा रहेगी। आप इस कविता संग्रह में से हमें कुछ सुनाइए प्लीज़। अच्छा, मैं जो, चूँकि आपको ये शीर्षक अच्छा लगा, तो मैं इस शीर्षक की कविता ही सबसे पहले सुनाती हूँ। ईश्वर नहीं नींद चाहिए। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास, जो लेटते ही बत्ती बुझा दें अनायास, चादर ओढ़ लें सर तक, नाक बजाने लगें तुरंत। नज़दीक मत जाना, बसों ट्रामों और कुर्सियों में बैठी औरतों के, उन्हें तुम्हारी नहीं नींद की ज़रूरत है। उनकी नींद टूट गई है सृष्टि के आरंभ से, कंदराओं और अट्टालिकाओं में जाग रही हैं वे, कि उनकी आंख लगते ही पुरुष शिकार न हो जाएं, बनेले पशुओं इंसानी घातों के। जूझती रहीं यौवन में नींद, बुढ़ापे में अनिद्रा से। नींद ही वह कीमत है जो उन्होंने प्रेम, परिणय, संतति, कुछ भी पाने के एवज में चुकाई। सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात,
सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात, आज साथ भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत ही प्यारी कविता है और मुझे लगता है कि आजकल जिसे हम मॉडर्न वुमन कहते हैं वो सभी औरतें इसको समझ सकती हैं। और आपने किस किस विषय पर लिखा है? कौन से विषय हैं जो आपको प्रेरित करते हैं लिखने के लिए? दरअसल बाद में मैंने विषय सोच के लिखना शुरू किया। पहले तो मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन ही था। उसमें मुख्य रूप से प्रेम की राजनीति आती थी, जहाँ पर प्रेम एक मुखौटा ओढ़ के आता है सदाशयता का, लेकिन बाद में वह सिर्फ छल रह जाता है। तो पहले तो यही था, आप कह सकते हैं कि प्रेम की जो राजनीति थी। फिर समाज में जो अलग अलग तबकों का, अलग अलग वर्ग भेद है और जो वहाँ के जो अभाव हैं, महानगरों में जो एक अकेले इंसान का जो मानसिक अभाव, सामाजिक अभाव है, उसके ऊपर कविताएं हैं। युद्ध के ऊपर लिखी हैं और बच्चियों के यौन शोषण, तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिन पे मैंने कविताएं लिखी हैं। तो ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ जिनकी आवाज़ बड़ी नहीं है उनको आप आवाज़ देती हैं। कह सकते हैं कि हाशिए पे खड़ा इंसान मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता है। जैसे विस्थापित, जो निर्वासन का जो एक, आपने देखा होगा कि बिहार और इस तरीके के अनेक दूरस्थ प्रदेशों से श्रमिक चले आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जो कमज़ोर होता है उसका विस्थापन होता है। हर विस्थापित, हर निर्वासित व्यक्ति का दुख मेरा अपना दुख है, मुझे ऐसा लगता है। स्त्री जन्म जन्मांतर से, अनेक सदियों से विस्थापित है, इसलिए मेरे कविताओं के केंद्र में वह रही। पर मैं अपने आप को स्त्रीवादी कवि नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पुरुष निर्वासित और विस्थापित है वहाँ मैं उसके लिए भी लिखती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्त्री विस्थापित है, निर्वासित है? मुझे लगता है मैंने बहुत आधुनिक सोच के माता पिता को भी यह सोचते देखा है कि ये घर तो उनके बेटे का ही होगा। वे लड़की को बहुत प्यार करते हैं, पर वे मानते हैं कि उसका घर कहीं और होगा, और यह चीज़ होकर रहती है। यहाँ तक कि माता पिता जब बहुत रुग्ण अवस्था में भी होते हैं तो वे बेटी के घर जाकर बसने को तैयार नहीं होते हैं, दामाद कितना भी अच्छा हो। लड़की का विस्थापन उसके जन्म से शुरू हो जाता है। अगर माता पिता नहीं कहते हैं तो रिश्तेदार बताते हैं कि वो जो तुम्हारा दूसरा घर है वहाँ के लिए सीख लो, तो जीवन वो वहाँ से सीखना शुरू करती हैं कि जो उनका अपना घर होगा वहाँ जाकर वो सीख काम आएगी। यह बात चूंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई ना, हमको वो पता नहीं चलता है लड़कियों को, लेकिन ये बात उन्हें कितना कमज़ोर बनाकर रखती है पूरे जीवन में। आप ये देखें, किसी इंसान का एक कमरा आप छीन लीजिए, वो वो काम नहीं कर पाएगा। लड़कियों का तो पूरा जीवन छीन लिया जाता है, अनेक बार छीना जाता है। कैसे वो फिर से बसती हैं और फिर से अपने वही काम शुरू करती हैं। और उसे बसाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उसे बसाने की, और ये इस तरीके के आजकल मुहावरे चयन में है ना कि दूसरे से कोई उम्मीद मत रखो और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कि आपकी खुशी की सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, फिर बार बार अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हमारा समाज भले ही बहुत आगे बढ़ गया, औरतें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी महसूस कर रही हैं, पर साथ में उनके पीछे 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 ये चीज़ें भी अभी तक है। पावरफुल से पावरफुल महिला हो, बड़े से बड़े महानगर में रहती हो, ये सब बातें जो आपने छोटी छोटी बताई कि प्यार का मुखौटा, ये सब चीज़ें अभी भी हैं, चली आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य का या किसी भी भाषा के साहित्य का क्या काम है? क्या साहित्य हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, उसके रूप रंग को बदलने के लिए कुछ कर सकता है, कुछ कर रहा है? साहित्य कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। दरअसल एक निराशा कुछ समय पहले मन में आने लगी थी कि नई पीढ़ी हिंदी को नहीं पढ़ेगी, और उसका एक कारण सोशल मीडिया भी लग रहा था हमें। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने इस नई पीढ़ी को फिर से साहित्य की तरफ मोड़ा। पहले छोटी छोटी रील्स आनी शुरू हुई, उनमें लेखकों की रचनाओं की दो दो पंक्तियाँ थीं या उनके इंटरव्यूज़ के हिस्से थे। और बाद में ऐसा हुआ कि अभी मैं देख रही हूँ कि जो 20 से 30 साल के बीच का युवा है वो हिंदी की किताबें पढ़ रहा है। अच्छा, और फिर क्या हुआ है कि ये एक संस्कार है साहित्य का। ये जब उन्हें मिलता है, यानी वे पढ़ना शुरू करते हैं, तो
एक अच्छा इंसान बनते ही हैं। लेकिन कविता लिखने वाला इंसान बुरा भी हो सकता है, एक कवि खराब भी हो सकता है, तो फिर भी एक कविता न लिखने वाला इंसान जितना खराब हो सकता है उतना खराब नहीं होगा। अच्छा, आपने बताया कि ईश्वर नहीं नींद चाहिए, ये तब की कविता है जब आप एक कच्ची लेखिका थी। और उत्सव का पुष्प नहीं हूँ, ये आप काफ़ी सधी हुई लेखिका बन चुकी थी जब तक आपने ये लिखा। तो आपने हमें एक कविता उस दौर की सुनाई जब आप खुद को एक अच्छी लेखिका कह रही थी। अब आप हमें कुछ पंक्तियाँ उस दौर की सुनाएं जब आप अच्छी लेखिका बन गई अपने शब्दों में। अच्छी लेखिका तो मैं आज भी नहीं हुई हूँ और कभी होंगी भी नहीं, पर जैसा कि लोग फिर जान गए थे कि मैं लिखने लगी हूँ, और मुझे यह दूसरों की अपेक्षा का पता चल गया था कि मुझे हमेशा अच्छा लिखना है, कोशिश तो करनी है, बाद में वो कैसा बनता है। तो एक कविता मैं सुनाती हूँ आपको, वेटिंग रूम में सोती स्त्री। कविता आपने सुनी नहीं है, सुनते सुनते ही इसमें आप, मुझे लगता है, आगे बढ़ते जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव था। मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हूँ, जैसे कहीं सफ़र कर रही हूँ और किसी जगह आधी रात को पहुँचती हूँ तो मैं लोगों को खबर नहीं करती हूँ कि मैं पहुँची हूँ। मुझे लगता है कि उनकी नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह उन्हें बताऊँगी कि मैं तुम्हारे शहर में आ गई हूँ। किसी दिन रात को 2 बजे मैं रेलवे वेटिंग रूम में थी और 2-3 घंटे मैंने सोते जागते गुजारे, और अगले दिन मैंने एक कविता लिखी, वेटिंग रूम में सोती स्त्री। हरे मखमली पत्तों पर सहेजा, हरे मखमली पत्तों पर सहेजा, चंपा का शीलवान फूल नहीं। अज्ञात रेगिस्तान में जहाँ तहाँ भटकता, खुद मुख्तार रेत का बगूला है। रेलवे की प्रतीक्षालय में बेसुध सो रही औरत, मानो अगली किसी ट्रेन का टिकट उसके बस्ते में नहीं। मानो अगली किसी ट्रेन का टिकट उसके बस्ते में नहीं, और इस शहर में कहीं जाना नहीं उसे। मानो किसी घर में उसके दूर देश से लौट आने की प्रतीक्षा नहीं हो रही। मानो किसी घर में उसके दूर देश से लौट आने की प्रतीक्षा नहीं हो रही। करवटें नहीं बदल रहा कोई प्रेयस, कहीं उदास सफ़ेद सिलवटों पर। मानो चूल्हे पर खदबदाती दाल कहीं विकल नहीं, कि कोई आए चमचा ही घुमा जाए। नहीं है किसी दफ्तर के बेचैन आंकड़ों को उसके एक सही का इंतजार। ऐसे सो रही है वह निश्चिंत। सूरज भी चढ़ आया है आज इस तेजी से, कि आसपास बैठी औरतें दिन चढ़े तक सोती इस औरत के चाल चलन को लेकर हलकान होने लगी हैं। कि ऐसे तो यह किसी रात प्रेम भी कर लेगी घर से बाहर। ऐसे तो यह किसी रात प्रेम भी कर लेगी घर से बाहर। कैसी औरत है, इसे अपनी थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं। इसका कोई खूंटा है भी या नहीं। बिना नाथ पघा सोती औरत, बिना नाथ पघा सोती है क्या कोई औरत, ऐसे चित ठीक पृथ्वी की छाती पर। रेलवे वेटिंग रूम में सोती हुई अकेली स्त्री, जवाबदेह नहीं चाय की असमय पुकार की। वह औरतों के अकारण रात भर घर से बाहर रह सकने की अपील पर पहला हस्ताक्षर है। अब समझ में आता है कि क्यों ये जो किताब है इसको केदार स्मृति सम्मान दिया गया। बहुत बहुत प्यारी कविता अनुराधा जी। आपकी तीसरी पुस्तक के बारे में अब बात करते हैं। जी उसका नाम आपने बताया है लहसा का लहू। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? इसका आपने अनुवाद किया है और संपादन किया है। जी इस पुस्तक के बारे में बताएं। दरअसल कुछ साल हो गए, 6-7 साल पहले एक हमारे वरिष्ठ कवि ने मुझे करीब 12 कविताएं, तिब्बत के 4-5 प्रमुख कवियों की कविताएं मुझे दी थी, और वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। वे कविताएं पढ़ते हुए मैं बहुत भावुक हो गई। खासतौर पे तिब्बत के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्वासित कवि हैं, मेरे हम उम्र कह सकते हैं, भुचुंगडी सोनम है उनका नाम। वे भी संपादक, अनुवादक और लेखक, कवि सब कुछ हैं। तो उनकी कविता थी माँ मेरा जन्म कब हुआ था। वह कविता पढ़कर मेरे आंसू बहने लगे, और उसके बाद मैं जानती थी, हम सब तिब्बत के बारे में जानते हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए।
तिब्बत के बारे में जानना शुरू किया और पहले उन 12 कविताओं का अनुवाद किया जो उस समय नया ज्ञानोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी की साहित्यिक पत्रिका है, उसकी साहित्य वार्षिकी में प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ कि मैं जो पढ़ती थी, अगर वो अंग्रेजी में होता था और अच्छा लगता था तो मैं उसका अनुवाद कर लेती थी। किताब लाने का इरादा नहीं था। उसमें 3 महत्वपूर्ण निर्वासित तिब्बती कवि, जिनमें से अब 2 भारत में हैं, पहले एक भारत में और एक अमेरिका में थे। तेंजी सुंडू एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि हैं तिब्बत के, वो शुरू से भारत में ही हैं। भुचुंगडी सोनम अमेरिका से भारत में आ गए और सेरिंग वांगमो धोम्पा एक स्त्री कवि हैं जो इस समय भी अमेरिका में रहती हैं। ये सब तिब्बत छोड़ के गए। इनकी रचनाओं में भयंकर पीड़ा है तिब्बत से निर्वासित होने की। इनकी कविताएं और इनकी कविताओं के आकलन की जो टूल्स के ऊपर आलेख, तिब्बत की समस्या के राजनीतिक पक्ष के ऊपर जो आलेख थे, इस प्रकार की अनेक चीज़ें इकट्ठी की अलग अलग लेखकों की और उनका अनुवाद करके और संपादन करके वो किताब लाई। वो किताब आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ और तब मुझे लगा कि लोग कहीं अंदर से निर्वासन और तिब्बत की जो पराजय कह सकते हैं या तिब्बत का जैसे अंत हुआ उससे बहुत विचलित हैं। तेंजिन सुंडू जो मैंने बताया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविस्ट क्रांतिकारी कवि हैं तिब्बत के, उनकी एक बहुत छोटी सी कविता मैं यहाँ पे सुनाती हूँ आपको। कविता का नाम है मैं थक गया हूँ। 10 मार्च के अनुष्ठान करते हुए, चिल्लाते हुए धर्मशाला की पहाड़ियों में मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ सड़क के किनारे स्वेटर बेचते हुए, 40 साल धूल और पीक में बैठे प्रतीक्षा करते हुए। मैं दाल और चावल खाते खाते थक गया हूँ, कर्नाटक के जंगलों में गाय चराते हुए। मैं मजनू टीला की गंदगी में अपनी धोती लथेड़ते हुए थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, लड़ते हुए उस देश के लिए जिसे मैंने कभी नहीं देखा। और आपकी चौथी पुस्तक बचा रहे स्पर्श, इसके बारे में बताइए। हमारे बहुत प्रिय वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल जी, जो दिल्ली में ही रहते थे और देश विदेश में उनका नाम है, उनकी मृत्यु हो गई थी 2021 में कोविड से। तो 10 दिन के अंदर, उनकी मृत्यु के 10 दिन के अंदर हिंदी की महत्वपूर्ण 25 कवित्रियों ने अपने श्रद्धांजलि संस्मरण उनके लिए लिखे और उनसे लिखवाने का काम और उसके बाद उनका संचयन और संपादन मैंने किया। मंगलेश डबराल जी की कविता की एक पंक्ति है कि मैं चाहता हूँ बचा रहे स्पर्श, उसी से ये निकाला और शीर्षक और ये किताब आई। तो ये हिंदी की सब स्त्री कवियों का ये कह सकते हैं ये प्रतीक है श्रद्धांजलि का, जो इस किताब में है। कहने के लिए, बातें करने के लिए और बहुत कुछ है, बहुत दिल कर रहा है, लेकिन समय ख़त्म हो गया। अनुराधा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमसे ये सारी बातें करने के लिए। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ज्योति जी, और अपनी कविताएं आपके श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करके मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यही वे साधन हैं जिनके ज़रिए साहित्य आम श्रोताओं तक भी पहुंचता है, आम जनता तक पहुंचता है। और इस समय इस काम की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो से अच्छा साधन और कोई दूसरा नहीं होगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।